हेलो स्टूडेंट्स, एनआरएसएम सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव्स के 50 क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 2 को हम शुरुआत करेंगे। पार्ट 1 अगर आपने मिस किया होगा तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप पार्ट 1 देख सकते हैं। सारे पार्ट्स की लिस्ट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। So let's begin. Client A has purchased 10 contracts of December series and 7 contracts of January series of the NSE Nifty futures. How many lots will get categorized as regular or non-spread open positions? कितने non-spread open positions आपको दिखाई दे रहे हैं? 10 कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर के हैं और 7 कॉन्ट्रैक्ट जनवरी के हैं जो अभी तक स्क्वायर ऑफ नहीं हुए हैं। ऑप्शन है 10, 7, 3 और 17। आई होप आपने आपका आंसर मार्क कर दिया है। करेक्ट ऑप्शन है 17। 10 प्लस 7 जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी तक ओपन कॉन्ट्रैक्ट है, ओपन पोजीशन है, स्क्वायर ऑफ नहीं हुए हैं, इसलिए सभी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अभी चल रहे हैं, रनिंग में है। तो 17 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओपन पोजीशन में आपको दिखाई देंगे। Next, an investor who is anticipating a broad stock market fall but is not willing to sell his entire portfolio of stocks can offset his potential losses by shorting a certain number of index futures. Option है true or false. Correct option choose कर लीजिए। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि एक इन्वेस्टर जो है वो एंटिसिपेट कर रहा है, सोच रहा है कि आगे जाके मार्केट में फॉल आ सकता है, लेकिन अपना जो पोर्टफोलियो उसे उसे बेचना नहीं है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म फॉल है। तो क्या वो अपनी पोजीशन हेज कर पाएगा? तो ये हेजिंग पॉसिबल है बाय शॉर्टिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ इंडेक्स फ्यूचर। सर्टेन मतलब एग्जैक्टली कितना, तो ये नंबर कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बीटा मैनेजमेंट। तो यहाँ पे इन्वेस्टर जो है वो बीटा मैनेजमेंट की हेल्प से इंडेक्स फ्यूचर्स जो है वो सेल कर सकता है और अपनी पोजीशन हेज कर सकता है। तो यहाँ पे प्रिसाइजली उसे पता चलेगा कि कितने इंडेक्स फ्यूचर्स के लॉट है उसे सेल करने हैं। तो ऑप्शन है ट्रू। नेक्स्ट, मार्जिन इन फ्यूचर ट्रेडिंग आर टू बी पेड बाय। मार्जिन किसे पे करनी पड़ती है फ्यूचर्स में? बायर को पे करनी पड़ती है, सेलर को पे करनी पड़ती है। बोथ द बायर एंड द सेलर, द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। किसे देनी है मार्जिन? तो मार्जिन देनी है, यस, जब फ्यूचर की बात करते हैं तो मार्जिन बायर और सेलर दोनों को देनी पड़ती है। फ्यूचर जो है वो एक जीरो सम गेम है। दैट मीन्स मार्जिन जो है गारंटी मनी होगा यहाँ पे, जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो आपका जो स्टॉक ब्रोकर है वो आपके पास से डिपॉजिट ले लेगा, दैट मीन्स मार्जिन अमाउंट लेगा और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास उसे जमा कर देगा। फ्यूचर ट्रेडिंग में मार्केट अगर बायर के फेवर में जाएगा तो सेलर ने दी हुई जो मार्जिन मनी है वो गारंटी का काम करेगी, एंड वाइस वर्सा। So option है both buyer and the seller have to pay margin money in case of future. Next, when the near leg of the calendar spread transaction on index future expires, the farther leg becomes a regular open position. Option true or false. यहाँ पे ऑप्शन है ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, बैंक निफ्टी में आपने कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटेजी से पोजीशन क्रिएट किया है, जनवरी में सेल का और फरवरी में बाई का। जनवरी पास होने के बाद जो है आपका सेल का पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा और अभी फरवरी की पोजीशन जो है वो ओपन पोजीशन हो जाएगी। नेक्स्ट, सेलिंग शॉर्ट अ स्टॉक मीन्स seller does not own the stock he is supposed to deliver. Seller has to deliver the stock within a short time. Seller owns the stock he is supposed to deliver, and seller has more than a year's time to deliver the stock which he sold. आई होप आपको आंसर मिल गया है। सेलिंग शॉर्ट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट सेलिंग। यहाँ सेलर के पास स्टॉक नहीं होता है, दैट मीन्स ही डजंट ओन द स्टॉक ही इज सेलिंग। तो आपका ऑप्शन है सेलर डज नॉट ओन अ स्टॉक ही इज सपोज टू डिलीवर। बट वो एंटिसिपेट करके चल रहा है कि आज अगर जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है और उसे अगर मैं सेल करता हूं तो आने वाले दिनों में जब स्टॉक की प्राइस जब डाउन हो जाएगी तो मैं उसे वापस बाय करूंगा। बाइंग और सेलिंग का सिंपल फंडा है, बाय आपको कम में करना है और सेल जो है वो ज्यादा में करना है। अभी प्राइस ज्यादा है तो अभी सेल करो, फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगी तो बाय करो।
अच्छा, फिर फ्यूचर में बाय क्यों करना है? क्योंकि ट्रेड कंप्लीट होने के लिए बाय और सेल दोनों प्रोसेस होना भी जरूरी है। एक एग्जांपल लेते हैं। आप एंटिसिपेट करके चल रहे हो जो एबीसी स्टॉक है उसकी प्राइस जो है वो ज्यादा है, वो ओवर प्राइस्ड है, और आप इसे सेल कर देते हो 150 रुपीज में। फ्यूचर में ये जो प्राइस है वो रिड्यूस होके 120 होती है। क्या आपको यहाँ पे फायदा हुआ? तो यस, आपने बाय किया 120 में, सेल किया 150 में, आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 30 का, लेकिन आपने सेल पहले किया और बाय बाद में किया। डजेंट मैटर, स्टॉक मार्केट में ये पॉसिबल है शॉर्ट सेलिंग के थ्रू। सो फंडा क्या है? बाय व्हेन द प्राइसेस आर लो एंड सेल व्हेन द प्राइसेस आर हाई विल fetch you a profit. So option is seller does not own the stock he is supposed to deliver. Next, the buyer of an option cannot lose more than the option premium paid. Options are true only for European options, true only for American options, true for all options, false for all options. ये तो ट्रू है कि बायर ऑफ द ऑप्शन है वो प्रीमियम पे करता है, और उसका मैक्सिमम लॉस जो है वो जो भी उसने प्रीमियम पे किया है वही हो सकता है। अच्छा, अभी ये किसके बारे में करेक्ट होगा? यू आर करेक्ट, ये ट्रू होगा फॉर ऑल दी ऑप्शंस, फिर वो अमेरिकन ऑप्शन हो या यूरोपियन ऑप्शन हो, दोनों ऑप्शंस के लिए सेम ही रूल अप्लीकेबल होगा। ट्रू फॉर ऑल दी ऑप्शंस, द बायर ऑफ द ऑप्शन कैन नॉट लूज मोर देन द ऑप्शन प्रीमियम पेड। नेक्स्ट, cost of carry model states that price of future equal to spot plus cost of carry, price of future equal to spot minus cost of carry, price of future equal to spot price, price of future equal to cost of carry। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, एंड पर्टिकुलरली फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपको आपका मिल गया है, प्राइस ऑफ फ्यूचर इक्वल टू स्पॉट प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, कॉस्ट ऑफ कैरी का मतलब ही क्या है ये समझना जरूरी है। कॉस्ट ऑफ कैरी इज नथिंग बट नेट कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एन एसेट। एक एसेट आप होल्ड कर रहे हो, उसके लिए आपको कितना खर्चा आ रहा है। सिर्फ स्टॉक बाय करने का खर्चा नहीं है, तो उसको एसोसिएटेड जो कॉस्ट आते हैं वो सारे कॉस्ट ऑफ कैरी में लगेंगे। अगर कॉस्ट ऑफ कैरी फिजिकली हेल्ड कमोडिटी के साथ हम चेक करेंगे तो यहाँ पे एसोसिएटेड कॉस्ट आ सकते हैं, स्पॉट प्राइस दैट मींस आपने कितने में बाय किया, स्टोरेज कॉस्ट यहाँ पे आ सकता है, इंश्योरेंस खर्चा आ सकता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का भी एक्सपेंस जो है वो ऐड हो जाएगा। ये सारे खर्चे जो है वो कॉस्ट ऑफ कैरी में कवर हो जाते हैं। और अगर हम फिनेंशियल प्रोडक्ट लाइक स्टॉक या इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो कॉस्ट ऑफ कैरी इज नथिंग बट इंटरेस्ट रेट अमाउंट टू बी पेड टू होल्ड अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसके ऊपर का क्वेश्चन जो है हम करने वाले हैं आने वाले सीरीज में, तो उन्हें भी आप देख लीजिए। हम यहाँ पे कैलकुलेशन देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैरी कैसे कैलकुलेट होता है। तो जो पर्टिकुलर आप फाइनेंशियल एसेट बाय करने जा रहे हो उसको कितने दिन के लिए आपको होल्ड करना है, उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट चार्ज होगा, वो आपके स्पॉट प्राइस में ऐड होगा, और तभी जाके आपको प्राइस ऑफ फ्यूचर मिलने वाला है। तो ऑप्शन है प्राइस ऑफ फ्यूचर इक्वल टू स्पॉट प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी। नेक्स्ट, व्हाट रोल डू स्पेकुलेटर्स प्ले इन द फ्यूचर मार्केट? स्पेकुलेटर्स फ्यूचर मार्केट को क्या देते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं? दे टेक अ डिलीवरी ऑफ कमोडिटीज एट एक्सपायरेशन, they produce the commodity traded at future exchanges, they add to the liquidity in the future markets, they transfer the risk to the hedgers। देखो, स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिक्विडिटी। जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी उस स्टॉक में उतना ही इम्पैक्ट कॉस्ट जो है वो कम होगा। मार्केट में स्पेक्यूलेटर्स या हेजर्स, आर्बिट्राजर्स जैसे डिफरेंट एंटिटीज जो है पोजीशन क्रिएट करते हैं, लेकिन जिसके वजह से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है वो एंटिटी होती है पर्टिकुलरली स्पेक्यूलेटर्स। तो मार्केट में जो स्पेक्यूलेटर्स है वो फ्यूचर मार्केट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देते हैं, लाइफ ब्लड ऑफ द स्टॉक मार्केट देते हैं, और जिसे बोलते हैं हम लिक्विडिटी। तो दे ऐड टू द लिक्विडिटी इन द फ्यूचर मार्केट इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट हो रहा है। पार्ट 3 के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।